रोहित को अचानक ही एक लड़की की आवाज सुनाई दी और उस लड़की ने बेहद ही करुणामयी आवाज में कहा, रोहित, रोहित, विश्वास करो मुझ पर। रोहित, निकालो मुझे यहां से। उस लड़की की आवाज में एक अलग ही दर्द था और उसकी आवाज से लग रहा था मानो वो लड़की रोहित के आगे गिड़गिड़ा रही थी। रोहित के कानों में बार बार लड़की की आवाज गूंजने लगी और वो ख्वाब में ही उसे देखने की कोशिश करने लगा। वो अभी कुछ करता कि तभी अचानक ही उसकी आंख खुल गई और वो हड़बड़ा कर उठ गया। एक पल के लिए रोहित उस आवाज को सुनकर काफी विचलित हो गया और जागने के बावजूद भी अपने आसपास ऐसे देखने लगा जैसे वो ख्वाब में ही हो। लेकिन उसे अब कोई भी लड़की ना तो दिखाई दी और ना ही किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। रोहित ने मन ही मन में सोचा, ओह, तो मैं सपने में सुन रहा था उस लड़की की आवाज। लेकिन कौन थी वो लड़की जो सपने में मुझे पुकार रही थी? क्या वो आवाज नित्या की थी? कहीं ऐसा तो नहीं वो एक बार फिर से मुझे अपनी झूठी बातों के मोहजाल में फंसाना चाहती हो? लेकिन वो यहां कैसे हो सकती है? वो तो अत्यंत की कैद में है ना? काफी देर तक बहुत से सवाल रोहित के दिमाग में चलते रहे, लेकिन वो इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका कि वो नित्या थी या उसका भ्रम। रोहित को नींद भी नहीं आ रही थी और वो बेचैन सा होकर उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। आधी रात का समय था और ठंडी हवाएं चल रही थी। कल बस मायरा यहां आ जाए तो शायद कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। पता नहीं कब हमें हमारे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा और ये गांव भी मंडोलिका के कहर से आजाद हो सकेगा। काश कि मैं उस मंडोलिका से इस गांव को बचा पाऊं। आखिर कब तक गांव वाले अपने जवान बेटों की बलि देते रहेंगे और अपना घर सूना करते रहेंगे? काफी देर तक खिड़की पर खड़ा रहने के बाद रोहित को ठंड लगने लगी और वो अपने बिस्तर पर वापस आ गया। उसने देखा कि सचिन गहरी नींद में था और रोहित भी रजाई ओढ़कर लेट गया और सोचते हुए एक बार फिर से वो नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह काफी तेज धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से मौसम भी काफी खिला खिला लग रहा था। गांव में माहौल काफी खुशनुमा था क्योंकि कल की रात मंडोलिका ने कोई शिकार भी नहीं किया था। तो इधर पुरोहित जी के घर में खुली हुई खिड़की से आ रही पक्षियों की चहचहाहट की आवाज से रोहित की जैसे ही नींद खुली तो उसे मायरा का ध्यान आया और वो सोचने लगा, आज तो मुझे मायरा से मिलना था। इससे पहले कि वो यहाँ आए मैं जल्दी से नहाकर रेडी हो जाता हूँ। रोहित तेजी से उठा और नहाकर रेडी होने लगा कि तभी मिताली उसके लिए नाश्ता लेकर उसके रूम में ही आ गई। उसने नाश्ते को ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, रोहित, लो नाश्ता रेडी है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम नीचे नहीं आए तो मैं यहीं तुम्हारे लिए कमरे में ले आई और इससे पहले कि नाश्ता ठंडा हो जाए जल्दी से खा लो। लेकिन रोहित इतनी जल्दी में था कि उसने एक बार भी ठीक से मिताली की तरफ देखा तक नहीं और अपने जूते पहनते हुए बोला, नहीं मिताली, आज मुझे नाश्ता नहीं करना है। मिताली को रोहित के जवाब से गुस्सा आ गया और उसने अकड़ते हुए कहा, ये क्या रोहित, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर लाई और तुम नखरे दिखा रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें आज नाश्ता क्यों नहीं करना है? इस पर रोहित ने एक बार फिर से बिना मिताली की तरफ देखे जूते पहनते हुए कहा, मिताली, मुझे नाश्ता नहीं करना क्योंकि मुझे अभी के अभी मायरा से मिलना है। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सचिन, जो पहले ही नाश्ता कर चुका था, वो वहीं पास ही खड़ा रोहित और मिताली की बातों पर मुस्कुरा रहा था। सचिन ने मन ही मन में सोचा, कहानी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है रोहित की। इससे पहले कि मिताली कुछ भी कहती, रोहित जूते पहनकर उठा और तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ घर के मेन दरवाजे तक पहुंच गया और मिताली भी उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे नीचे पहुंच गई। मिताली ने देखा कि मायरा भी पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी और उसे देखते ही मिताली को गुस्सा आ गया। मिताली ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए मगर थोड़ा चिढ़ते हुए मायरा से पूछा, अरे मायरा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? तुम्हें भी रोहित से कोई जरूरी काम होगा? मायरा को इस तरह से मिताली का उसे ताने मारते हुए पूछना काफी अजीब लग रहा था
इसीलिए उसने संकोच करते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। इससे पहले कि मिताली और भी कुछ कहती, रोहित बिना इधर उधर देखे ही आगे आया और मायरा का हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने कमरे में ले गया। कमरे में सचिन, जो साइड पर जाने के लिए रेडी हो रहा था, उसने देखा कि रोहित ने मायरा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो उसने मुस्कुराते हुए रोहित से कहा, रोहित, मैं साइड पर जा रहा हूँ। जब तुम्हारा जरूरी काम खत्म हो जाए तो तुम भी आ जाना, लेकिन फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। तुम दोनों आराम से बातें करो। सचिन की बातें सुनकर रोहित और मायरा दोनों को ही काफी अटपटा महसूस हुआ और रोहित ने एक ही झटके में मायरा का हाथ भी छोड़ दिया। ये देख सचिन भी अब चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तो वहीं नीचे मिताली चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई और उन दोनों को ऊपर के कमरे में जाती हुई देखती ही रह गई। सचिन नीचे आया तो उसने देखा कि मिताली काफी गुस्से में अभी तक दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने मिताली से मुस्कुराते हुए कहा, मिताली, लगता है कुछ ज्यादा ही जरूरी बातें करनी थी दोनों ने। तुम दोनों के लिए वहीं चाय पहुंचा देना। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। सचिन मुस्कुराता हुआ घर से निकलकर सीधे साइड की तरफ चल दिया। सचिन की बात सुनकर और रोहित का बर्ताव देखकर मिताली का गुस्सा और भी बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई और पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। तो उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वीरेन को खबर मिली कि हॉस्पिटल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, तो वो तुरंत ही थाने से बाहर निकला और तेजी से जीप चलाते हुए उसी हॉस्पिटल में पहुंच गया। रिसेप्शन पर बात करने के बाद वो सीधे मुर्दा घर गया। इसके बाद उसने वहीं पर खड़े हुए एक कर्मचारी से पूछा, सुना है कि इस डेड बॉडी के साथ रुकने वाला एक वार्ड बॉय बुरी तरह से डर गया था। क्या ये सही बात है? बोलो। उस कर्मचारी ने हाँ में सिर हिला दिया और इंस्पेक्टर वीरेन ने कहा, ठीक है, उस वार्ड बॉय को अभी के अभी बुला कर लाओ, हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर वीरेन के कहते ही वो कर्मचारी वहां से चला गया और कुछ ही देर में वो कर्मचारी अपने साथ उस वार्ड बॉय को लेकर आया जिसने सूरज की लाश को चीखते हुए देखा था। इंस्पेक्टर वीरेन ने ध्यान से उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ते हुए कहा, हाँ, हमने बुलाया था तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? वार्ड बॉय आंखें झुकाए हुए बोला, मेरा नाम प्रशांत है साहब। इंस्पेक्टर वीरेन ने उससे पूछा, प्रशांत, दरअसल हमें तुमसे ये जानना था कि तुमने यहाँ ऐसा क्या देखा था जो तुम बुरी तरह से डर गए। हमें बिल्कुल सच सच बताओ और एक भी बात अपने पास से मत जोड़ना। इंस्पेक्टर वीरेन ने जैसे ही ये सवाल किया कि उसी पल उस वार्ड बॉय के पसीने छूट गए और वो भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने दौड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मैंने देखा कि अचानक ही सूरज की लाश चीखने लगी और उसकी लाश बार बार एक ही बात कह रही थी, वो आएगी, हाँ वो जरूर आएगी। मैं उस वक्त वहीं पर था और जब मैंने उसे चीखते हुए देखा तो डर की वजह से यही पास के ही एक स्ट्रेचर के पीछे जाकर छुप गया। चीखता हुआ इतना भयानक लग रहा था कि मुझे तो लग रहा था आज ये मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर काफी देर तक चीखने के बाद अचानक ही उसने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। ये सब सुन इंस्पेक्टर वीरेन ने उसे थोड़े कड़क शब्दों में कहा, ये क्या अनाप शनाप बताए जा रहे हो कि लाश चीख रही थी और फिर चीख कर शांत हो गई? पीक कर रहते हो क्या ड्यूटी पर? हम बता रहे हैं तुम्हें कि अगर एक भी बात अपने पास से लगा कर बताई तो बचोगे नहीं हमारे गुस्से से। इंस्पेक्टर वीरेन को गुस्से में देखकर वार्ड बॉय पहले से भी ज्यादा सहम गया और नजरें झुकाकर कहा, नहीं साहब, सच में आपको जो भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मैंने कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया है। इंस्पेक्टर वीरेन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, आ जाते हैं न जाने कहां कहां से। जाओ यहाँ से, अब हमें नहीं सुननी तुम्हारी ये लाश वाली कहानी। उस वार्ड बॉय ने इससे ज्यादा कोई भी बात नहीं की और जी साहब कहकर तेजी से चला गया। इंस्पेक्टर वीरेन भी तेजी से हॉस्पिटल से बाहर निकला और जीप में बैठकर थाने की तरफ चल दिया। पूरे रास्ते भर उसके दिमाग में उस वार्ड बॉय की कही हुई बातें ही चलती रहीं और वो जैसे ही थाने पहुंचा उसने हवलदार को आवाज देते हुए कहा,
हमने तुम्हें एम अक्षर से शुरू होने वाले सभी गांव के निवासियों की लिस्ट रेडी करने को दी थी, तो क्या वो रेडी की तुमने? हवलदार ने कहा। जी सर, लिस्ट रेडी है। ठीक है, लेकर आओ जल्दी से, इंस्पेक्टर वीरेन ने ऑर्डर देते हुए कहा। और कुछ ही देर में हवलदार लिस्ट लेकर आ गया। इंस्पेक्टर वीरेन ने लिस्ट ली और ध्यान से एक एक नाम पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते इंस्पेक्टर वीरेन ने मिताली और मायरा का नाम भी पढ़ा। तो हवलदार से पूछा, ये मायरा और मिताली कौन है? इस पर हवलदार ने बताया, साहब ये मायरा तो शहर की है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी दोस्त काशवी के साथ यहाँ घूमने आई है, और मिताली इसी गांव की है। वैसे काशवी कौन है जिसके साथ मायरा आई है? इंस्पेक्टर वीरेन ने पूछा। अरे काशवी अपने गांव के ही एक मुखिया की बेटी है, और वो भी शहर में पढ़ती है। उसी के साथ ही मायरा गांव में आई है कुछ दिनों पहले, हवलदार ने पूरी बात बताते हुए कहा। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर वीरेन ने और भी कुछ लोगों के बारे में पूछा, जिनका नाम एम अक्षर से शुरू होता था। उसके बाद उसने हवलदार को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, जाओ और इन सभी को बुला कर ले आओ, सबसे अब पूछताछ करनी होगी। ये बात सुनते ही हवलदार थोड़ा हैरान हो गया और वहीं खड़ा सोचने लगा। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर इंस्पेक्टर वीरेन ने उससे पूछा, क्या हुआ? अब हमने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम सोच में डूब गए? इंस्पेक्टर वीरेन के टोकते ही हवलदार चौंक कर अपनी सोच से बाहर निकला और कहा, साहब मैं सोच रहा था कि मिताली तो इस गांव के पुरोहित जी की बेटी है, तो क्या उसका ऐसे थाने में आना ठीक रहेगा? ये सुन इंस्पेक्टर वीरेन ने हवलदार से कहा, पुरोहित जी की लड़की है तो क्या हुआ? कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो और जितना कहा है उतना करो। जी साहब, इतना कहते ही हवलदार चला गया। एक तरफ हवलदार थाने से निकल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ पुरोहित जी के घर में रोहित और मायरा दोनों एक साथ रोहित के कमरे में थे। रोहित ने मायरा से कहा, आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हें ऐसे अपने साथ यहाँ कमरे में ले आया। एक्चुअली मुझे कुछ चेक करना था। मायरा ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए कहा, वो रोहित, मुझे भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, तो मुझे वो चार्ट दिखाओ ना जो तुमने बनाया था। लेकिन रोहित ने मायरा की बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अलमारी खोलकर उसमें से चार्ट ना निकालकर वो किताब निकाली जो अम्मा ने उसे दी थी। रोहित ने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। उसने खुद से मन में ही कहा, ये किताब तो आज चमक रही है, तो इसका मतलब पुरोहित जी सच ही कह रहे थे कि उन्होंने कई बार किताब को चमकते हुए देखा है, और ये किताब हर बार तब चमकती है जब मैं और मायरा एक साथ होते हैं। तो हो न हो ये किताब मुझसे और मायरा दोनों से ही जुड़ी हुई है। रोहित के मन में उस किताब को चमकते हुए देखकर अब एक उम्मीद जागी थी और उसने उत्साहित होते हुए मन में कहा, हो सकता है अब ये किताब भी खुल जाए और इस किताब में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हुए हैं वो भी पता चल जाए। रोहित के चेहरे की चमक और खुशी बता रही थी कि उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी थी। मायरा रोहित को लगातार अलमारी में कुछ देखते हुए देख रही थी। साथ ही मायरा भी हैरान थी अलमारी के अंदर एक अजीब तरह की चमक देखकर। ये अलमारी में क्या से कैसी रोशनी आ रही है? मन में कहते हुए मायरा ने रोहित से कहा, रोहित, मैं कुछ कह रही हूँ, एक बार चार्ट पेपर निकालो ना, और ये अंदर से कैसी रोशनी आ रही है? मायरा ये सब बोले जा रही थी, लेकिन रोहित उस किताब को देखने में इतना व्यस्त था कि उसे मायरा की आवाज भी नहीं सुनाई दी। मायरा मन में सोचने लगी, अब इसने इस अलमारी में ऐसा क्या देख लिया कि कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। एक तरफ रोहित किताब को चमकता हुआ देख उत्साहित हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ निशीपुर गांव के दूसरे हिस्से में चाचा विद्रोही अपने घर में रजाई ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था और उसके खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित और मायरा के साथ होने से वो किताब चमकी, उसी पल चाचा विद्रोही चौंक कर उठ गया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता साफ दिखाई देने लगी
चाचा विद्रोही ने खुद से ही बात करते हुए कहा, ये कैसा आभास हो रहा है हमको? लगता है अब सही समय आ गया है। रोहित और मायरा इस वक्त ऊपर अपने कमरे में थे और रोहित ठीक अलमारी के सामने खड़ा उस किताब को देख रहा था जो अभी भी चमक रही थी। मायरा ने महसूस किया कि रोहित उसकी किसी भी बात पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और लगातार अलमारी में देखे ही जा रहा है। तभी मायरा ने गौर किया कि अलमारी के अंदर से जो चमक आ रही थी वो और भी ज्यादा तेज हो गई, जिसे रोहित बहुत ध्यान से देख रहा था। मायरा, जो अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ी थी, उसने इस बार तेज आवाज में रोहित से पूछा, रोहित, इतने ध्यान से अलमारी में क्या देख रहे हो? और क्या कोई लाइट है अंदर जिसकी रोशनी बाहर आ रही है? कहते हुए मायरा अलमारी के पास आई और उसने भी अलमारी के अंदर देखा। मायरा अलमारी में देखकर हैरान हो गई। उसने उस चमकती हुई किताब की तरफ देखते हुए पूछा, रोहित, ये कैसी किताब है जो इतनी चमक रही है? वाह, कितनी खूबसूरत है ये किताब। मतलब उस वक्त से ये किताब ही चमक रही थी। मायरा की बात सुन पहले रोहित ने खुद को संभाला और फिर उस किताब को उठाकर वहीं बगल में बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ, तुम ऐसे बैठ क्यों गए? और ये कौन सी किताब है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? मायरा ने एक साथ कई सारे सवाल पूछ दिए, पर अब भी रोहित किताब को ही देख रहा था। तब मायरा भी आकर रोहित के बगल में बैठ गई और बेहद ही ध्यान से उस किताब को देखने लगी। रोहित ने मायरा के सवाल का जब कोई भी जवाब नहीं दिया तो मायरा ने दोबारा से पूछा, बताओ ना रोहित, ये कौन सी किताब है भला? इस पर रोहित ने मन में सोचा, क्या मुझे इस किताब के बारे में मायरा को सब बता देना चाहिए? और वैसे भी आज एक बात तो साबित हो ही गई कि ये किताब सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि मायरा से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए तभी चमकती है जब हम दोनों साथ होते हैं। तो ठीक है, मैं इसे सब बता ही देता हूँ। रोहित ने मायरा को सब सच बताने का फैसला किया और उठकर सबसे पहले दरवाजा बंद किया और फिर मायरा के पास बैठते हुए कहा, मायरा, ये किताब मुझे माई ने दी थी जब मैं पहली बार उनके घर गया था। तुम्हें तो याद ही होगी ना माई? मायरा ने सोचते हुए पूछा, माई कौन? वो अम्मा जो उस दिन मुझे डायन कहकर बुला रही थी और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी थी। उन्हें मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन उन्होंने ये किताब तुम्हें क्यों दी? और इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना चमकती है? इस सवाल पर रोहित ने मायरा को बताया, हाँ, उन्हीं अम्मा ने दी थी ये किताब मुझे। मैंने इस किताब को बहुत बार खोलने की कोशिश की लेकिन चाहकर भी नहीं खोल पाया। फिर एक बार मुझसे पुरोहित जी ने पूछा कि तुम्हारे कमरे में क्या चमकता है। तब मुझे इतना समझ नहीं आया और ये बात मुझे आज ही पता चली कि जब हम दोनों एक साथ होते हैं उसी वक्त इस किताब में से एक रोशनी निकलती है और ये किताब चमकने लगती है। क्या तुम इस बात का मतलब जानती हो? ये सब सुन मायरा ने हैरान होते हुए पूछा, भला इसका क्या मतलब हो सकता है रोहित? और ये किताब हम दोनों के साथ होने पर ही क्यों चमकती है? रोहित ने मायरा को समझाते हुए कहा, देखो मायरा, ये किताब हमेशा तब चमकती है जब हम दोनों एक साथ होते हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हो ना हो इस किताब में कुछ हम दोनों से जुड़ा हुआ लिखा हो। मायरा को रोहित की बात बिल्कुल ठीक लगी और उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहित। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी बहुत सी उलझनें सुलझ जाएंगी। चलो तुम अब कोशिश करो इस किताब को खोलने की। रोहित ने तेज धड़कते हुए दिल से उस किताब को हाथ में लिया और खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी देर तक लगातार कोशिश करने के बाद भी वो किताब नहीं खुली। मायरा ने देखा कि किताब अभी भी नहीं खुल रही तो उसने कहा, लाओ रोहित, ये किताब मुझे दो। इस बार मैं कोशिश करती हूँ इस किताब को खोलने की। क्या पता ये मेरे हाथों से ही खुल जाए। इस पर रोहित ने कहा, हाँ ये भी ठीक है, लो तुम कोशिश करके देखो। ये कहकर उसने वो किताब मायरा की तरफ बढ़ा दी। आज मायरा पहली बार उस किताब को अपने हाथ में ले रही थी और उसने जैसे ही उस किताब को अपने हाथ में लिया, तेज आवाज में आसमान में बिजली चमकी, जिसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई।
एक पल के लिए तो रोहित और मायरा भी चौंक गए। साथ ही बादल गरजने लगे, मानो वो कुछ संदेश दे रहे हों। इन सब के बावजूद भी मायरा ने उस किताब को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किताब मायरा से भी नहीं खुल पाई। पर किताब के उन दोनों के पास होने से मौसम बदलने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। काले और घने बादलों ने आसमान को पूरी तरह से घेर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश होने वाली हो। कुछ ही देर में तेज हवाएं तूफान में बदल गईं और तेज तूफान के कारण चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी। तूफान इतना भयानक था कि लोगों का सामान भी इधर उधर उड़ने लगा। औरतों का छतों पर सूख रहे कपड़ों को उतारना मुश्किल हो रहा था और कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे। तो दुकानों के बाहर जो बोर्ड लगे हुए थे वो भी इस अचानक आए हुए तूफान की वजह से दूर दूर जाकर गिर रहे थे। एक तरफ अभी भी रोहित और मायरा किताब खोलने की जद्दोजहद में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अद्यंत ने जब देखा कि अचानक ही मौसम भयानक हो गया है तो उसकी बेचैनी भी काफी बढ़ गई और उसने मन ही मन में सोचा, कुछ तो हुआ है आज जिसकी वजह से ये मौसम बदला है, लेकिन क्या हुआ है ये तो अग्रानी बाबा ही बता सकते हैं। चलकर उन्हीं से पूछता हूँ। ये सोचते हुए वो तेज कदमों से चलता हुआ बाबा के पास पहुंच गया और बोला, बाबा देखिए ये मौसम अचानक क्यों बदल गया है। मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है आज। अग्रानी बाबा ने देखा कि अद्यंत के चेहरे पर आज चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तब तुरंत ही अग्रानी बाबा ने अपने झोले में से थोड़ी राख निकाली और कुछ मंत्र पढ़ते हुए जल रही अग्नि पर डाल दी, जिसके प्रभाव से अग्नि की लपटें काफी ऊंची उठने लगी और बाबा लगातार मंत्र पढ़ते हुए अग्नि की तरफ देखते रहे। लेकिन लगातार काफी देर अग्नि में देखने के बाद उन्होंने निराश होते हुए कहा, अद्यंत कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ है आज। इतना तो तय है कि कोई बहुत ताकतवर शक्ति जागृत होने वाली है, वो भी एक ऐसी शक्ति जिसके सामने हर शक्ति फीकी पड़ जाए। लेकिन ये कौन सी शक्ति है ये मैं भी नहीं जान पाया। ये सुन अद्यंत अब और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। इधर अद्यंत और अग्रानी बाबा चाहकर भी बदलते हुए मौसम का राज नहीं जान पा रहे थे, तो वहीं उधर गांव में ही खंडहर बनी हवेली में मंडोलिका, जो अभी तक अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रही थी, वो भी चौंक कर उठ गई। उसने देखा कि खंडहर में धूल मिट्टी उड़ रही थी। वहां के जले कटे पर्दे हवा में उड़ रहे थे। मंडोलिका ये भयानक नजारा देखकर बेचैन हो गई और इधर उधर चीखते हुए घूमने लगी, जैसे उसे आज काफी तकलीफ हो रही हो। और फिर उसने अपनी खूंखार आवाज में खुद से ही कहा, आज अचानक ऐसी कौन सी शक्ति जागृत हुई है जिसका मुझे आभास हो रहा है। कुछ तो बड़ा हुआ है इस गांव में, लेकिन क्या? मंडोलिका के चेहरे पर एक अलग ही तरह की परेशानी थी और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अपनी हवेली में मंडोलिका चुड़ैल बेचैन थी, तो वहीं अपने घर पर चाचा विद्रोही ने जब देखा कि मौसम काफी बदल चुका है, तो वो तेजी से निकलकर घर के आंगन में आ गए और बाहें फैलाकर अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अचानक से बदले हुए मौसम का लुत्फ उठा रहे हों। साथ ही उनके चेहरे पर सुकून के हाव भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तभी चाचा विद्रोही ने चिल्लाते हुए कहा, अब न्याय होगा, वक्त आ गया है न्याय होने का। सच कहते हैं लोग, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। ये कहकर चाचा विद्रोही जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो आज जश्न मना रहे हैं। निशीपुर गांव में अचानक से बदले हुए मौसम का सभी पर अलग अलग असर हुआ था। जहाँ एक तरफ मंडोलिका बेचैन थी, तो वहीं चाचा विद्रोही काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके अलावा अद्यंत और अग्रानी बाबा आज कुछ ज्यादा ही चिंतित थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मौसम के अचानक से बदलने का क्या कारण है। इन सब के अलावा एक और ऐसा इंसान था जो इस बदलते हुए मौसम को लेकर परेशान थे, और वो थे पुरोहित जी। वो अभी कुछ देर पहले ही मंदिर से अपने घर आए थे और घर के आंगन में ही इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे।
और बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने मौसम को देखते हुए खुद से ही मन में सवाल किया, आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जो अचानक से इतना सुहाना मौसम भयंकर तूफान में बदल गया। ये मौसम का बदलना यूं ही इत्तेफाक नहीं है। हो न हो जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है, लेकिन क्या? अभी पुरोहित जी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर मिताली आ गई। और मिताली ने जब उन्हें इस तरह बेचैन देखा तो पूछा, क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान लग रहे हैं और इतने खराब मौसम में भी बाहर घूम रहे हैं? पुरोहित जी ने अपनी परेशानी छुपाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटी, बस यूं ही टहल रहा था। तुम बताओ, रोहित और सचिन के खाने पीने का ध्यान तो रख रही हो ना? वो इस घर के खास मेहमान हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, समझी बेटी? मिताली ने जैसे ही रोहित का नाम सुना तो उसे सुबह की सारी घटना फिर से याद आ गई और उसका मूड एक बार फिर से खराब हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, पापा मैं तो दोनों का ही अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। वैसे अभी तो दोनों काम पर गए होंगे, मुझे कुछ। पुरोहित जी आगे कुछ कहते कि इतने में मिताली ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं पापा, सिर्फ सचिन साइड पर गया है और रोहित को मायरा से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए वो ऊपर के कमरे में मायरा के साथ अपनी जरूरी बातें कर रहा है। ये कहकर मिताली तुनक कर अंदर कमरे में चली गई और मिताली के जाते ही पुरोहित जी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उन्होंने झट से फोन निकाला और अम्मा को फोन मिला दिया। अम्मा ने भी पहली ही बेल में फोन उठा लिया और उनके फोन उठाते ही पुरोहित जी ने आसपास देखते हुए कहा, एक बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको। आज रोहित और मायरा दोनों एक साथ हैं, वो भी ऊपर वाले रोहित के कमरे में। और खास बात यह है कि जब से वो दोनों साथ हैं, निशीपुर का मौसम बदल गया है। जहाँ कुछ देर पहले तक चारों तरफ सुहावनी हवा चल रही थी, वहीं अभी अचानक से ही तेज तूफान आ गया है। क्या धुनर गांव का भी मौसम खराब है? अम्मा ने जैसे ही मायरा का नाम सुना, गुस्से के कारण उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कहा, क्या रोहित अभी उस डायन के साथ है? अगर वो उस डायन के साथ है तो मौसम का रुख तो बदलेगा ही ना। हाँ, मौसम तो यहाँ का भी अचानक ही खराब हुआ है। मुझे लग ही रहा था कि हो न हो कोई अनहोनी जरूर हुई है। आप जाइए जल्दी से और अभी के अभी मेरे विजय को दूर कीजिए उस डायन से। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पुरोहित जी ने महसूस किया कि अम्मा की आवाज में बहुत बेचैनी और चिंता है, इसलिए उन्होंने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। अम्मा को तसल्ली देकर पुरोहित जी ने फोन रख दिया। तो वहीं इतने भयानक तूफान में जब ज्यादातर लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उसी समय एक रहस्यमयी आदमी, जिसने गहरे काले रंग का कंबल इस तरह से ओढ़ा हुआ था कि उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, वो तेजी से शमशान घाट की तरफ बढ़े जा रहा था। उसे उस तूफान की जरा भी परवाह नहीं थी और वो चलते चलते जल्द ही शमशान घाट के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पर दुशाना की हड्डियां जमीन में दबी हुई थीं। उस आदमी ने चारों तरफ देखा और मन में कहा, अभी यहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए यही सही मौका है इस काम को करने का। ये सोचते हुए उसने उस जमीन को काफी ध्यान से देखा और फिर एक जगह पर आकर खड़ा हो गया। उसने मन में खुश होते हुए सोचा, ओह, तो ये एक जगह है जहाँ पर उन लोगों ने दुशाना की हड्डियों को दबाया था। मुझे अब वो काम कर देना चाहिए, पर पहले मुझे उन चारों हिस्सों को ढूंढना होगा। इसके बाद वो आदमी पूरे शमशान में यहाँ वहाँ भटकने लगा। काफी देर भटकने के बाद वो अपनी जगह पर वापस आया और कुछ सोचते हुए उसने वही शीशी निकाली जिसमें उसने मायरा का खून भरा था। शीशी निकालते हुए उसने कहा, अब मैं वो करने जा रहा हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसकी काली काली बड़ी आंखों में एक अजीब सी लालसा दिखाई देने लगी। इसके बाद उसने उस शीशी का ढक्कन खोला और उसमें से मिट्टी में मिली खून की कुछ बूंदें उस जगह पर डाल दी जिस जगह पर दुशाना की हड्डियां गड़ी हुई थीं।
ठीक इसी तरह से उस आदमी ने बाकी के 3 जगहों पर भी खून की कुछ बूंदें गिराई। उसके ऐसा करते ही बादलों के गरजने की इतनी तेज आवाज आई जैसे कहीं पर बादल फट गए हों। आसमान में हजारों की संख्या में चमगादड़ उड़ने लगे और देखते ही देखते उन काले चमगादड़ों ने पूरे आसमान को घेर लिया। जो आसमान पहले काले बादलों की वजह से काला था, अब वो काले रंग के हजारों चमगादड़ों के आसमान में उड़ने से गहरा काला हो चुका था। मौसम इतना भयानक हो चला था कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। उस रहस्यमयी आदमी ने आसमान की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक हंसी चारों दिशाओं में गूंज गई। चारों तरफ से अचानक ही कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी और तेज हवाएं चलने से लंबे लंबे पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो तांडव कर रहे हों। अब वो समय आ गया है जब कयामत आएगी, उस आदमी ने हंसते हुए कहा।